विषय है दल बदल कानून और बदलाव की जरूरत। दल बदल कानून को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा होती रही है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्र सरकार को राजनेताओं द्वारा अनैतिक रूप से की जाने वाली दल बदल की प्रक्रिया का हल खोजने को कहा है। ये सुझाव उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान डीएमके की सांसद पी विल्सन की ओर से दल बदल का मुद्दा उठाए जाने के बाद दिया। उपराष्ट्रपति इससे पहले भी कई बार दल बदल कानून को सही तरीके से लागू किए जाने पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मसले पर एक अहम सुझाव दिया था कि विधायकों को अयोग्य करार देने का अधिकार एक स्वतंत्र निकाय के पास हो। संसद ये तय करे कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास हो या फिर नहीं हो। ये सुझाव मणिपुर से संबंधित एक याचिका पर दिया गया। तो कह सकते हैं कि देश में दल बदल के मामलों को लेकर अक्सर खींचतान की स्थिति देखने को मिलती रही है। समय समय पर इसमें कई खामियां भी सामने आती रही हैं, जिन्हें दूर करके इसको और ज्यादा प्रभावित बनाए जाने पर जोर दिया जाता रहा है। तो इस कानून में किस तरह के बदलाव संभव हैं और कैसे इसे और ज्यादा इंपैक्टफुल, प्रभावी बनाया जा सकता है, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ स्मिता मिश्रा जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैम, स्वागत है आपका। चक्षु राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रमुख आउटरीच पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। सर, स्वागत है आपका। प्रोफेसर सुनील के चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनील जी, स्वागत आपका। सबसे पहले चक्षु जी, शुरुआत आप ही से। सर, दल बदल कानून की समीक्षा की बात करें, इससे पहले असल में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि दल बदल कानून की जरूरत क्यों पड़ी और 1985 में संविधान में जो 10 शेड्यूल जोड़ा गया वो कहता क्या है? घनश्याम, दल बदल कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें किस पार्टी की सरकार हो और किस पार्टी की सरकार ना हो, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने सांसद या विधानसभा के सदस्य आपके लेजिस्लेचर में हैं। 60 से 70 के दशक में ये देखा गया कि जो हमारे विधानसभा या संसद के सदस्य थे वो जिस दल से वो चुनकर आते थे उस दल को छोड़कर किसी और दल में जा रहे थे, तो जो सरकारों का जो टाइम था वो काफ़ी अनस्टेबल था। सरकारें गिर रही थी, बन रही थी, और कई बार तो ये देखा गया था कि 1 या 2 दिन के अंदर ही लोगों ने अपनी पार्टी 2-3 बार छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो जब ये संविधान का 10वां अनुच्छेद आया तो वो ये कह रहा था कि जिस पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आते हैं तो आपके चुनाव के बाद आप उस पार्टी के विषयों पर, जब वो पार्टी आपको कोई विप इशू करेगी तो आप उसकी तरह ही वोट, उस पार्टी की विप पर ही वोट करेंगे, पहला। दूसरा, उसमें यह कहा गया कि अगर आप कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी करते हैं तो भी उसको आपका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा ये था कि अगर आपने पार्टी की विप के अकॉर्डिंग वोट नहीं किया तो आपकी सीट जा सकती है, या आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी करी तो भी आपकी सीट जा सकती है। अब इस कानून में काफ़ी सारी पेचीदगियाँ आई। पहली पेचीदगी ये थी कि अगर एक कोई विधानसभा का सदस्य है, जब उसने पार्टी ज्वाइन करी थी तो कुछ सोच के ज्वाइन करा होगा, अगर पार्टी की ही सोच बदल गई तो उसको उस पार्टी को छोड़ने का अधिकार हो ना हो। तो जो 10वां अनुच्छेद था वो ये कहता था कि अगर पार्टी का विभाजन हो जाता है तो जो विभाजित पार्टी के सदस्य होंगे उन पर ये दल बदल कानून अप्लाई नहीं होगा। तो एक राजनीतिक दल ने दूसरे राजनीतिक दल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, 2001-2002 में एक संशोधन लाया गया इस 10वें अनुच्छेद में और ये कहा गया कि वो जो विभाजन है वो विभाजन ना हो, वो 2/3 हो जाए। तो अगर 2/3 पार्टी के एमएलए या एमपी उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं तब उन पर दल बदल कानून नहीं अप्लाई होगा। तो अब तक इसमें ये सारी डेवलपमेंट्स आई हैं। बट क्या दल बदल कानून एकदम ठीक तरह से चल पाया है? क्या जिस मंशा से उसको बनाया गया था वो मंशा पूरी हुई है? तो इसका एक जवाब ये है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी टिप्पणियां की हैं। जो सबसे बड़ा इसमें टिप्पणी आई है वो ये है, जो जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की आप बात कर रहे थे, उपराष्ट्रपति जी ने ये पिछले साल ही कह दिया था कि जो टाइम बाउंड है एडजुडिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग वो होना चाहिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसमें तय हो जाए कि जब से याचिका आती है दल बदल की तो जो पीठासीन अधिकारी हैं उसको डिसाइड कर लें। और जब वो डिसीजन नहीं होता है तो ये होता है कि अगर मेरे खिलाफ याचिका आई
और वो याचिका 4 साल तक पेंडिंग रही तो 5वें साल पे तो मेरा कार्यकाल ही खत्म हो जाता था। तो ये एक काफी बड़ा विषय उठकर आया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट की भी अभी टिप्पणी आई है। प्रोफेसर सुनील, अगर मौजूदा हालात की हम बात करते हैं तो दल बदल कानून में आपको क्या लगता है कितनी बड़ी जरूरत है? जैसे चक्षु भी जिक्र कर रहे थे, उपराष्ट्रपति महोदय कई बार इस ओर संकेत दे चुके हैं कि इसको फिर से देखे जाने की जरूरत है। क्या वो समय आ गया है कि इसकी समीक्षा होनी ही चाहिए? हाँ, देखिए, बदलते परिवेश में जब हम गठबंधन राजनीति की बात करते हैं, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है भिन्न भिन्न दलों के द्वारा मिलकर बना है और एक किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, उस संदर्भ में हमें देखते हैं कि ये जो गठबंधन राजनीति में दल बदल की जो समस्या है वो चुनौती के रूप में उभर कर आती है। अगर हम दल बदल के कानून को ही लें तो कानून ये तो कहता है कि व्यक्तिगत तौर पर आप दल बदल नहीं कर सकते, उससे आपकी सदस्यता जा सकती है, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगता को छोड़कर वो सामूहिकता को अपनी मोहर लगा देता है, अर्थात सामूहिक रूप से आप उस दल को छोड़कर किसी और दल के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस दल से आप चुनकर आए हैं और उस दल को छोड़कर किसी और दल में आप विलीन होने का प्रयास करते हैं, तो भी लगता है कि जिस पार्टी टिकट पे, जिस पार्टी मैनिफेस्टो पे, जिस पार्टी आइडियोलॉजी से चुनकर आए हैं, जिस जनता ने आपको भेजा है, तो कहीं ना कहीं आप उससे विचलित हो रहे हैं, क्योंकि जनता ने जब आपको चुना है तो एक विचारधारा के आधार पर आपको चुनकर भेजा है और बाद में कुछ सदस्य ये निर्णय ले लेते कि नहीं, हमें ये दल छोड़कर दूसरे दल में जाना है। तो पहला जो बहुत बड़ी चुनौती है कि वो सामूहिकता विघटन को, अर्थात कलेक्टिव एक्शन को वो एनकरेज करता है, उस पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिविजिट की जरूरत है। दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्णय कौन ले। जब हम ये निर्णय पीठासीन अधिकारी को सौंपते हैं कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा या स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब भी कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में ऐसा लगता है कि अनलाइक ब्रिटिश और वेस्टर्न पॉलिटिक्स, जहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी हैं वो आमतौर पे बहुत निष्पक्ष माने जाते हैं, न्यूट्रल। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा जाता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, अर्थात वो एक बार स्पीकर बनता है तो अपने मुख्य दल से वो अलग हो जाता है। भारत में या भारत जैसी संसदीय व्यवस्थाओं में भी ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलती है। तो कहीं उनके जो निर्णय होते हैं वो निर्णय प्रश्न चिन्हित हो जाते हैं, उस पर लगता है कि क्या वो एक निष्पक्ष निर्णय कर पाते हैं। तीसरा जो हमें लगता है कि कहीं क्या ऐसे विषय पे, जबकि ऐसा हुआ है कि पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों को न्यायपालिका उसको न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर उसकी समीक्षा कर सकती है, पर क्या ऐसे संदर्भ में, जैसा कि उपराष्ट्रपति महोदय का ऐसा सुझाव आया था, क्या इस संदर्भ में चुनाव आयोग या फिर राष्ट्रपति या फिर गवर्नर इस पर कोई अपना फैसला दे सकते हैं? इस पर मुझे लगता है सोचने की आवश्यकता है। ठीक है स्मिता मैम, असल में सभा के नियमों और शक्तियों के संरक्षक के तौर पे हम अध्यक्ष को समझते हैं, जानते हैं, क्या बहुत बड़ी भूमिका इस तरह के कानून में अध्यक्ष की है? आप किस तरह से उसे डिफाइन कर सकती हैं मैम? नहीं, बिल्कुल अध्यक्ष की भूमिका सिर्फ बहुत बड़ी भूमिका ही नहीं है, ज्यादातर मामलों में निर्णायक भूमिका साबित होती है। ठीक है, इस बात के हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत इसके मौके आए हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें कि पीठासीन अधिकारी के फैसले को जा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और एक दो दफा जो स्थितियां, जो फैसला आया कोर्ट का, भले ही काफी लंबे समय के बाद आया हो, लेकिन उससे काफी उलटफेर भी हो गई। लेकिन ये जो कानून है, ये इसको लेकर समय समय पर विचार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पॉलिटिक्स जो है घनश्याम, ये एक बहुत डायनामिक प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि एक विशिष्ट समय काल में या एक विशिष्ट वक्त पर आपने कुछ चीजें, गाइडलाइंस या डूज एंड डोंट्स तय कर दिए तो वो शाश्वत काल के लिए वो प्रासंगिक रहेंगी, क्योंकि राजनीति की पृष्ठभूमि बदलती है, राजनीतिक हालात बदलते हैं, पार्टियों के अंदर स्थितियां बदलती हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। अब जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, मिस्टर रॉय ने बहुत विस्तार से बताया, तो मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम हुआ था हरियाणा में आया राम गया राम का, जब एक दिन के अंदर एक व्यक्ति ने 3 बार अपने दल को बदल बदल के वो किया था अपने आप को। तो उसके बाद फिर एंटी डिफेक्शन जैसा कुछ हो, एक रुकावट तो हो, ये कोई फार्स ना बन जाए, लोकतंत्र का मजाक ना बन जाए, ये किया गया। लेकिन फिर समय समय पर उसकी भी जरूरतें बदलती रही समय के साथ। पहले 1/3 की शर्त थी, फिर महसूस किया गया कि नहीं, कम से कम 2/3 टूटेंगे तभी जाकर इसको एक रिकॉग्निशन सदन के अंदर दी जा सकती है। उसमें भी आपको याद होगा जब लखनऊ में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए सुश्री मायावती जी और कल्याण सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, तो उनको
जो है, जब मायावती जी ने पावर ट्रांसफर कर दिया कल्याण सिंह जी को, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, फिर सदन में जबरदस्त घटनाक्रम हुआ अविश्वास प्रस्ताव के समय, और उसके बाद एक अनअटैच्ड ग्रुप बन गया, और बहुत एक दिन का घटनाक्रम कई सालों तक ये एक मिसाल बना रह गया। इसी तरह से अभी कर्नाटक में जो हालिया प्रकरण हुआ, मणिपुर का जिक्र इन्होंने किया है, लेकिन अभी जो कुछ महीनों से जो एंटी डिफेक्शन लॉ को फिर से रिविजिट हो, इस पर पुनर्विचार हो, ये जो स्थितियां आई हैं, इसको मैं 2-3 इसके पर्सपेक्टिव हैं जो मैं इसका अवलोकन करती हूं। पहला, कर्नाटक का घटनाक्रम जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की और उसको फिर सदन में भी सुनने को मिला, उसको लेकर हमें। दूसरा, जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी के मेमोरियल लेक्चर में उपराष्ट्रपति जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो उस समय अरुण जेटली जी के मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने इस पर बहुत जोर दिया था कि इसको नई स्थितियों के मुताबिक इस पर विचार होना चाहिए। उनका सबसे बड़ा उसमें स्ट्रेस इस बात पर था, जोर उनका, कि एक कांस्टेंट सिस्टम बन जाए, कोई ट्रिब्यूनल बना दीजिए, कोई ऐसा जुडिशियल सिस्टम मैकेनिज्म बना दीजिए कि हाउस का जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी आसन जो है, उसके तय करने के बाद कोर्ट में मामला जाता है, फिर वो लटकता रहता है और कई बार विचाराधीन होते होते उस सदन का कार्यकाल ही निकल जाता है। तो एक ऐसा ट्राइब्यूनल या एक सिस्टम तैयार कर दीजिए। फिर दोबारा उपराष्ट्रपति जी ने, बल्कि उससे पहले सितंबर में, अरुण जेटली जी का मेमोरियल लेक्चर अक्टूबर का ये था इवेंट, सितंबर में उपराष्ट्रपति जी ने एक जगह पर इस बात पर जोर दिया था, एक 15 पॉइंट चार्टर आया था उनके एक चर्चा के दौरान, जिसमें उन्होंने सदन की कार्रवाई को ज्यादा सुचारू बनाने, ज्यादा परेशानियों कम करने, कई रूप में स्मूथ बनाने के लिए 15 सूची एक उन्होंने सुझाव तैयार किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख सुझावों में ये था एंटी डिफेक्शन लॉ पर पुनर्विचार हो, और दूसरा सुझाव ये था कि ये जो कमिटीज हैं पार्लियामेंट की, इनके कार्यकाल को लेकर नया विचार होना चाहिए। तो ये कुछ महीनों से, मेरे कहने का मतलब ये था कि कुछ महीनों से बार बार ये महसूस किया जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को मौजूदा स्थितियों के अनुरूप एक बार इसको फिर से तैयार किया जाए। इसमें एक दो घटनाक्रम मुझे याद आता है, विशेष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का, जबकि मैंने देखा था कि एक व्यक्ति ने इसको विप को डिफाई करके और दल के खिलाफ अपना मत दिया सदन में, और उसके बाद संबंधित, या ऐसा भी हुआ कि सदन के बाहर कोई बयान दिया और उनकी पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया सदन को, आसन को, और फिर वो मामला विचाराधीन रहा, फिर वो लटक गया, पूरा कार्यकाल निकल गया। तो आप कह रहे कुल मिला के कि असल में वो स्थिति अब आ गई है कि जिसपे किसी तरह का ठोस कदम उठाने की अब सख्त जरूरत है। क्योंकि मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगी कि अगर किसी मुद्दे को लेकर बार बार प्रश्न उठते हैं डेमोक्रेसी में, तो उससे एक अविश्वास कायम होता है। उसको दूर करने के लिए बेहतर है कि एक निदान की ओर देखा जाए। तो मर्ज जैसा जैसा बढ़ता जाए, दवा वैसे वैसे करती रहनी चाहिए। चक्षु सर, असल में जिस तरह से अभी स्मिता जी भी कह रही थी कि किसी मामले का लंबा लटक जाना, कई बार तो हमने देखा कि कार्यकाल तक खत्म हो जाते हैं, वो सुनवाई चलती रहती है, बातचीत होती रहती है। क्या ये जो लिंगर ऑन करने का प्रोसेस है, ये कानून है जो दल बदल, इसकी विश्वसनीयता पे, प्रासंगिकता पे सवाल उठाने का सबसे बड़ा रीजन बन जाता है? इस कानून की वजह से 2-3 चीज़ें हो रही हैं, और ख़ासकर ये जो लंबे समय तक अगर कोई चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो उससे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस कानून की वजह से पहली चीज़ ये हो रही है, वो ये है कि जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी न किसी राजनीतिक दल से आता है, और ये कानून उस पीठासीन अधिकारी के ऊपर या तो डिसीजन लेने के लिए, जल्दी लेने के लिए, या डिले करने के लिए इतना प्रेशर डलवा देता है कि हमने कुछ राज्यों में ये भी देखा है कि एक पार्टी के सदस्य उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, सरकार में आने के बाद उन्हें मंत्री पद भी दे दिया गया, और उसके बाद भी वो उसी क्या कहते हैं अपने पुराने दल के सदस्य बने रहे। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो हमारा संविधान का जो 10वां अनुच्छेद है उसकी जग हसाई हुई कि भाई एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी तरफ हमारे साथ ये हो रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। दूसरा, इससे ये होता है जब आप किसी पीठासीन अधिकारी के ऊपर ये डिस्क्रिशन दे देते हैं, तो जो वो निष्पक्षता जिसकी संजय जी बात कर रहे थे, वो कहीं वो उस पर प्रश्न चिन्ह लगने होता है।
और वो प्रश्न चिन्ह इसलिए होता है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसको राजनीति से परे हो जाना चाहिए जब वो पीठासीन अधिकारी हो जाता है, बट ये कानून उसको राजनीति के बीच में ही घसीट लेता है। तो क्या ये हमारे पीठासीन अधिकारियों की स्वतंत्रता के लिए ठीक है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो एक चीज़ जो हमें करनी है इस कानून में, वो जो स्मिता जी कह रहे हैं कि इसको अगर फिर से अगर सोचा जाए तो ये सोचा जाए कि इस कानून के दायरे को अगर रखना है तो पीठासीन अधिकारियों को कैसे इससे प्रोटेक्टेड रखा जाए ताकि उनके ऊपर अंकुश ना उठे, उनके ऊपर आक्षेप ना उठे, कोई उनके ऊपर टिप्पणी ना करे कि भाई आपने ये जल्दी किया। अगर जल्दी किया तो टिप्पणी उठती है, अगर डिले होता है तो टिप्पणी उठती है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम पीठासीन अधिकारियों की उनकी निष्पक्षता एकदम सुरक्षित रहे। और उसके साथ अगर इस कानून में बदलाव लाना है, जब इस कानून में पीठासीन अधिकारियों को लाया गया था तो संसद में ये डिबेट उठा था। स्पीकर शिवराज पाटिल ने एक बार ये भी कहा था कि जो ये पीठासीन अधिकारियों को पावर दी जा रही है, ये क्या पावर ठीक है या इस पावर को पीठासीन अधिकारियों के बाहर होना चाहिए। अगर बाहर होना चाहिए तो ये सवाल उठता है कि जो हमारी विधायिका है उसके कार्य पर कोई एक तीसरा इंस्टीट्यूशन नजर रखे, क्या ये कितना ठीक रहेगा। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर सुनील जिसका जिक्र चक्षु भी कर रहे हैं कि असल में यही कोर्ट की तरफ से भी एक सुझाव देने की कोशिश की गई थी कि एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना हो जो इस तरह के मामलों को टैकल करे। क्या एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है इस तरह की प्रक्रिया के साथ इस कानून को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो चुनाव आयोग की भूमिका इसमें बहुत प्रभावशाली हो सकती है। वैसे तो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ये सब चीज़ें अब तो बहुत हद तक सेटल डाउन कर चुके हैं, लेकिन जो चीज़ें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए वो अभी भी कानून के माध्यम से स्पष्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल डिफेक्शंस हैं उस पर तो कहीं ना कहीं कंटेनमेंट है, लेकिन कलेक्टिव डिफेक्शंस अभी भी कहीं ना कहीं अलाउड है, क्योंकि वो संविधान आपको अनुमति देता है, वो 10वीं अनुसूची आपको अनुमति देती है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि एक की जो राजनीतिक दल हैं वो ही सदस्यता के स्तर पर जब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो वो अपने लेवल पर इतना रिफॉर्म्स लेकर आए कि वो ऐसे लोगों को डिस्करेज करें जो अपनी उस पार्टी पे टिकट लेकर आते हैं और फिर उस पार्टी से डिफेक्ट हो जाते हैं। और चूंकि मैंने कहा ना, गठबंधन राजनीति में ये चीज़ें बहुत बहुत स्वाभाविक हैं और उसको जो कंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका राजनीतिक दलों की हो सकती है, दूसरी भूमिका चुनाव आयोग की हो सकती है और तीसरी भूमिका जो न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से है, जिसमें और चीज़ें अगर स्पेसिफाई हो जाए कि टाइम फ्रेम अगर कितना हो, इस टाइम फ्रेम में वो निर्णय लेना है ताकि ये विषय जो है बहुत समय तक लंबित ना हो। और मुझे लगता है अंतोगत्वा जो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मतदाता की होती है कि अगर ऐसा कुछ सुधार किया जाए कि जो व्यक्ति जिस दल से चुनकर आता है वो अगर पार्टी विप को या उस पॉलिसीज के अगेंस्ट में वोटिंग करता है या कहीं बेसिकली यहाँ एक और प्रश्न होता है कि क्या जो विधायक हैं या सांसद हैं उनकी जो स्वतंत्रता है वो किस हद तक इंटैक्ट बनी रहती है, क्योंकि जब वो अपना स्वतंत्र मत का प्रयोग करते हैं तो पॉलिसीज पर तो हो सकता है कि वो अपना स्वतंत्र चिंतन कर सकते हैं, मत दे सकते हैं, लेकिन जब कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे बहुत सेंसिटिव इशू जब आते हैं तो उसमें जब अपनी पार्टी से डिविएट करते हैं, विचलित होते हैं, तब प्रश्न होता है कि क्या ऐसे मेंबर्स को अलाउ किया जाना चाहिए, नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पार्टी लेवल पर अगर इस प्रकार के रिफॉर्म्स किए जाएं तो हमें लगता है न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से या इवन चुनाव आयोग के पास जाने की आपको बहुत आवश्यकता नहीं है और इसका बहुत बड़ा निर्णय जो है वो मतदाता के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्मिता जी, क्या इस तरह के मामलों में हम क्या कोई टाइम फ्रेम तय कर सकते हैं? क्योंकि 2017 में हमने देखा था राज्यसभा में ऐसा ही एक मामला 3 महीने में भी निपटा दिया गया। यानी ऐसे अपवाद भी हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि नहीं, मामला लंबाई खींचता है। 3 महीने भी मामला निपटा के एग्जाम्पल सेट किया गया। 3 महीने में भी फैसला ऑर्डर आया है, 4 साल तक नहीं भी आया है। ऐसे भी मंत्री भी बन गए लोग, वो तो सब कह ही रहे हैं। मैं समझती हूँ कि देखिए, जब भी हम ऐसा सोचेंगे पीठासीन अधिकारी की भूमिका को लेकर, जैसे बहस हो रही थी, क्योंकि डिफेक्शन वाला मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि ले देकर मामला आसन पे ही आता है वो अंतिम निर्णय, लेकिन फिर इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आएगी। ऐसा भी तो नहीं संभव है कि जो एक चुनी हुई जो संस्था है उसके अधिकार आप धीरे धीरे विवादों के डर से न्यायपालिका की ओर अगर आप डालते चले जाएंगे तो ये मतदाता और लोकतंत्र के साथ उचित नहीं है। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के पावर्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव बॉडी के पास ही रहें, यही सर्वोत्तम है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि हाँ, टाइम फ्रेम वाला, क्योंकि ये सदन के अपने अधिकार क्षेत्र का मामला है,
सदन के सदस्य ही मिलकर के एक टाइम फ्रेम की बात कहें, क्योंकि देखिए ये जो मेंबर जिस पर सवाल होता है, जो सदस्य जिस पर सवाल होता है, उसके भी भविष्य का मुद्दा है और उन दोनों दलों का भी मुद्दा है। जिसके विरुद्ध उसने स्टैंड लिया या जिसके फायदे के लिए स्टैंड लिया या नहीं लिया, तो ये सबके लिए बेहतर स्थिति होगी कि एक टाइम फ्रेम तय किया जाए। एक बात। दूसरी बात है, अभी पीठासीन अधिकारियों के भूमिका को लेकर काफी हम उस मुद्दे पर हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में पीठासीन अधिकारियों का जो एक वो कॉन्क्लेव हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, हाँ, देहरादून में, वहां पे उसमें पीठासीन अधिकारियों ने खुद ये बात लाई चर्चा के एजेंडा में कि भाई ये जो एंटी डिफेक्शन को लेकर बार बार सवाल होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा शगुन नहीं है और हमें इस पर कुछ करना चाहिए। तो पीठासीन अधिकारी खुद अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपने भूमिका को लेकर वो खुद चिंतित हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी ने भी बार बार उठाया, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है। हाल के एक डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, यहां तक जस्टिस ने कमेंट कर दिया कि भाई ये तो ठीक है, आदर्श स्थिति है कि जो स्पीकर बन जाता है वो दलगत उससे ऊपर आ जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ही कंटिन्यूज टू बी पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो एक बहुत परेशान करने वाली टिप्पणी थी। इसलिए मुझे लगता है कि चारों तरफ ये संबंधित स्टेक होल्डर्स जो हैं वो खुद जब महसूस कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वो पर्याप्त नहीं है, या तो रूल्स को रिविजिट किया जाए या कम से कम कुछ सेफगार्ड्स ऐसे लगाए जाएं, कोई ट्रिब्यूनल बने निपटारे के लिए, कोई समय सीमा रखी जाए, ताकि ये जो रह रहकर सदन के फैसलों पे विवाद होता है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे अविश्वास की स्थिति बनती है। तो रॉय सर, इस अविश्वास की स्थिति को क्या हम एक कदम और आगे समझ सकते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच में तनाव की स्थिति भी है, इस तरह के फैसलों पे सवाल उठना? बिल्कुल, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। स्मिता जी भी इसी का उल्लेख कर रही थी कि जब भी झगड़ा उठता है तो वो झगड़ा सीधे ही उठ के विधायिका से उठ के सीधे ही या तो हाई कोर्ट चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या तो विधायिका के ऊपर टिप्पणी करती है या फिर पीठासीन अधिकारी के कंडक्ट के ऊपर टिप्पणी करती है कि जो हमारे संसद सदस्य हैं या जो हमारे विधायिका के लोग हैं, उनकी जो सोच की स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अगर सरकार गिरनी है, सरकार को बचाना है, उस वक्त तो एंटी डिफेक्शन लॉ का समझ में आता है, बट जब सरकार ठीक है, सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, और चाहे राज्यसभा में हो, राज्यसभा में तो सरकार गिर ही नहीं सकती है, अविश्वास प्रस्ताव वहाँ पे आता नहीं है, तो वहाँ पर जो ये कानून है इसकी क्या ज़रूरत है। अब फिर उसमें ये समझ में आता है कि भाई अगर सरकार को अपने विधेयक पास कराने हैं तो वो नंबर्स की बात आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इनर पार्टी डेमोक्रेसी है वो कहीं पे धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा वीकनेस आता है कि मैंने विप इशू कर दी तो मेरी पार्टी के जितने लोग हैं उनको विप माननी पड़ेगी, तो मेरे को किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। और यही बात फिर ये हो जाती है कि लोग सवाल पूछने लगते हैं कि अगर ये कानून रहेगा तो फिर हमारे संसद सदस्यों को या विधानसभा के सदस्यों को हाउस में जाने की क्या ज़रूरत है। घर पे बैठ के कोई बटन दबा देगा कि भाई हमारे इतने दब गए और आपके इतने दब गए, तो कानून पास हुआ या नहीं पास हुआ। तो इस पूरे जो हमारा 10वां अनुच्छेद है, इसको एक रिविजिट की ज़रूरत है, एक रीलुक की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बचाते हुए इंडिपेंडेंस ऑफ आवर लेजिस्लेटर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ आवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए। तो राजनीतिक स्थायित्व के साथ वो कौन से विकल्प हो, इन पे विचार मंथन की सख्त जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो इसी के साथ देश देशांतर में आज के लिए बस मेरे साथ इतना ही। आप जानते ही हैं कि हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सजेशंस का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी